हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो दोस्तों, आज सीडीपी के कुल 25 प्रश्न लेके आए हैं सीटेट के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर परीक्षा में इसे पूछा जाता है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं सेशन को और लेते हैं पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 7 से 11 साल के बच्चे की अवस्था कौन सी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए संवेदी गामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक या ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के जो बीच के बच्चे होते हैं उनमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एरिक्सन के अनुसार 6 से 12 साल की अवस्था का कौन सा संकट होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एरिक्सन के अनुसार 6 से 12 साल की अवस्था का संकट क्या है? 4 ऑप्शन है। विश्वास बनाम अविश्वास, ऑप्शन बी है स्वायत्तता बनाम शर्म, ऑप्शन सी है उद्योग बनाम हीनता, ऑप्शन डी है पहचान बनाम भूमिका श्रम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उद्योग बनाम हीनता। अगला प्रश्न लेते हैं, विकास सिर से पैर की ओर होता है, यह कौन सा सिद्धांत है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है समीप दूराभिमुख, ऑप्शन बी है शीर्षगामी, ऑप्शन सी है निरंतरता, ऑप्शन डी है एकीकरण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शीर्षगामी। लेते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न कहता है, कोहल वर्ग के अनुसार अच्छा बच्चा अभिविन्यास किस स्तर में है? 4 ऑप्शन है। पूर्व पारंपरिक, ऑप्शन बी है पारंपरिक, ऑप्शन सी है उत्तर पारंपरिक या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पारंपरिक। बढ़ते आगे और लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में कौन सा संबंध होता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अलग अलग, ऑप्शन बी वंशानुक्रम ज़्यादा, ऑप्शन सी वातावरण ज़्यादा या ऑप्शन डी अंत क्रियात्मक। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंत क्रियात्मक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रभाव का नियम किसने दिया? ये काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी संभावना है पूछे जाने की। प्रभाव का नियम किसने दिया है? 4 ऑप्शन है। पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों थॉर्नडाइक। प्रभाव का नियम जो है उसे थॉर्नडाइक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते का प्रयोग यानी कुत्ते के ऊपर जो है प्रयोग किसने किया था? इसका ऑप्शन है स्किनर, पावलोव, बंडूरा या गैस्टॉल। तो कुत्ते के ऊपर जो प्रयोग है उसका सही आंसर होगा दोस्तों पावलोव। पावलोव ने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था, इसे आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, ZPD का प्रतिपादन किसने किया था? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है। पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर या डीवी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाइगोत्स्की। ZPD का जो प्रतिपादन किया था वह वाइगोत्स्की ने किया था। सेशन का 9वां प्रश्न है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना जो नियम है वो किसने दिया था? 4 ऑप्शन है। थॉर्नडाइक, कोहलर, टॉलमैन या हॉल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोहलर। यानी कोहलर ये मानता था कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखा जा सकता है। 10वां प्रश्न लेते हैं, बंडूरा के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? 4 ऑप्शन है। पुनर्बलन, अवलोकन, उद्दीपन, अनुक्रिया या अंतर्दृष्टि। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन। यानी बंडूरा के सिद्धांत का मुख्य जो आधार था वह अवलोकन था। सेशन का 11वां प्रश्न लेते हैं, स्किनर के अनुसार पुनर्बलन का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है। दंड देना, व्यवहार की आवृत्ति बढ़ाना, ऑप्शन सी है भूलना या ऑप्शन डी है स्थानांतरण रोकना।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार की आवृत्ति बढ़ाना। स्कैनर के अनुसार पुनर्वलन जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहार की आवृत्ति को बढ़ाना। बढ़ते आगे और लेते हैं अगला प्रश्न। मेस्नो के पदानुक्रम में सबसे बुनियादी आवश्यकता क्या है? 4 ऑप्शन है, सुरक्षा, प्रेम, शारीरिक या ऑप्शन डी आत्मशुद्धि। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शारीरिक। मेस्लो के पदानुक्रम में सबसे जो बुनियादी आवश्यकता है वह है शारीरिक। अगला प्रश्न है, RTE 2009 के तहत निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस उम्र तक दिया जाता है? यानी प्रश्न कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन का जो पॉलिसी है उसके अनुसार जो निःशुल्क शिक्षा है वह किस उम्र तक के बच्चों को दी जाने वाली है यानी मिलती है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 6 से 11 साल, ऑप्शन बी 6 से 14 साल, ऑप्शन सी 5 से 14 साल या ऑप्शन डी 6 से 18 साल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6 से 14 साल, यानी राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उसे निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उसके लिए की गई है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है लिखने में कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई, गणित में कठिनाई या बोलने में कठिनाई। तो डिसलेक्सिया का जो कठिनाई का संबंध है वो पढ़ने में कठिनाई से है और जो लिखने की कठिनाई है उसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है। अगला है प्रश्न, ADHD का मुख्य अभिलक्षण कौन सा नहीं है इनमें से? तो 4 ऑप्शन है, ध्यान की कमी, अति सक्रियता, आवेगशीलता या सुनने की कमी यानी सुनने में कमी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुनने में कमी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों का IQ स्तर क्या होता है? तो प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है उसका IQ स्तर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 90 से 110, 110 से 130, 130 से ऊपर या 70 से नीचे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 130 से ऊपर, यानी 130 से जो IQ का बच्चा होता है अधिक वह प्रभावशाली बालकों के अंतर्गत आता है। सेशन का 17वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन है, सिर्फ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, ऑप्शन बी सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना, ऑप्शन सी अलग स्कूल बनाना, ऑप्शन डी विशेष शिक्षक रखना। तो समावेशी का अर्थ होता है सब मिलजुल के पढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि का प्रयोग कौन करता है? 4 ऑप्शन है, मुख बाधिर, दृष्टिबाधित, मानसिक रूप से कमजोर या डिसलेक्सिस। यानी 4 ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर करना है। ब्रेल लिपि की अगर बात की जाए दोस्तों तो दृष्टिबाधित जो होते हैं यानी जो जिनको देखने में समस्या होती है उसके लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, IQ का सूत्र पूछा गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IQ का सूत्र क्या है? C/MA × 100, ऑप्शन बी MA/CA × 100, ऑप्शन सी MA + CA × 100, ऑप्शन डी MA - CA × 100। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी MA/CA × 100, यानी इससे जो बुद्धि है उसको निकाला जाता है, बच्चा मतलब किस लेवल का है इस सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? ये भी कई बार रिपीट हो चुका प्रश्न। बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? 4 ऑप्शन है, थर्स्टन, स्पीयरमैन, हावर्ड गार्डनर या गिलफोर्ड। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वो ऑप्शन नंबर सी हावर्ड गार्डनर हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, जी कारक सिद्धांत किसका है? जी कारक सिद्धांत किसका है इसका आंसर आप लगाएं क्या है? ऑप्शन ए है स्पीयरमैन, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी थर्स्टन या ऑप्शन डी कैटल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्पीयरमैन। जी कारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने।
प्रश्न नंबर 22 लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 कहता है कि सृजनात्मकता का अंतिम चरण क्या है? तैयारी, उद्भावन, प्रदीप्त या सत्यापन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सत्यापन। सृजनात्मकता का जो अंतिम चरण है वह सत्यापन है। अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CCE का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फुल फॉर्म से भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आप याद कर लें। अगला प्रश्न जो 24वां प्रश्न है, NCF 2005 का मुख्य नारा क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सब पढ़े सब बढ़े, शिक्षा का अधिकार, बिना बोझ के शिक्षा यानी बिना बोझ के सीखना, और ऑप्शन नंबर सी बिना बोझ के सीखना, ऑप्शन डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिना बोझ के सीखना। सेशन का अंतिम प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो 4 ऑप्शन है, ज्ञान देने वाला, सुगमकर्ता, परीक्षक या दंडाधिकारी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुगमकर्ता। तो उम्मीद करते हैं ये जो 25 प्रश्नों का संग्रह है दोस्तों, इसमें आप काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस किए होंगे। और इस वीडियो को हो सकता है तो सेव या फिर डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। और अगर इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना है दोस्तों तो कमेंट जरूर करें, इसका सीरीज आते रहेगा। और कमेंट करेंगे, लाइक शेयर करेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ते रहेगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।